से 2 क्वेश्चन अफेयर का रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च पुस्तक का नाम क्या है? द शौर्य अनबाउंड। और इस पुस्तक के लेखक हैं नीतू और बी.एम. दिनाकरन। पद्म विभूषण विजेता रोडम नरसिम्हा का हाल ही में 87 साल की उम्र में निधन हो गया। वे एक प्रख्यात डैश थे, एरोस्पेस वैज्ञानिक थे। 2013 में इन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। भारतीय तटरक्षक बल के ओपीवी श्रृंखला के दूसरे ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी ओपीवी पोत का क्या नाम है, जिसे हाल ही में गोवा के वास्को में कमीशन किया गया? इसका नाम है सुजीत। भारत में कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के थिंक टैंक सी गंगा के साथ किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च ने। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए किस नाम से एक डिजिटल पेमेंट ऐप शुरू किया है? इसका नाम है डाक पे। जस्टिस हेमा कोहली को हाल ही में किस हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तेलंगाना हाई कोर्ट। हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी? कच्छ में। कच्छ कहां पर है? गुजरात में है। यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा तैयार मानव विकास रिपोर्ट के मानव विकास सूचकांक 2020 में 189 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? इस बार भारत 131वें स्थान पर है। भारत 2019 में 129वें स्थान पर था। और इस सूचकांक में पहले स्थान पे नॉर्वे, दूसरे स्थान पे आयरलैंड और तीसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने YSR निःशुल्क फसल बीमा योजना लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने। निम्न में से किस मंत्रालय ने ब्रांड इंडिया मिशन की शुरुआत की है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। इस मंत्रालय में मंत्री हैं पीयूष गोयल। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने योर्स ट्रूली मरघाजी उत्सव का उद्घाटन कहां पर किया? चेन्नई में। सूर्यदत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में किसे सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर के सिवन को। ये कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं। बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 के विजेता कौन बने हैं? सुभद्रा सेन गुप्ता और राजीव ईपे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, फोर्ब्स के अनुसार 2020 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले मशहूर हस्तियों की सूची में टॉप पर कौन है? तो फोर्ब्स के अनुसार 2020 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले मशहूर हस्तियों में पहले स्थान पे है काइली जेनर। ऑप्शन ए सही उत्तर है। काइली जेनर अमेरिका की रियलिटी टीवी स्टार और बिजनेस वुमेन है। 2020 में इनकी कमाई हुई है $590 मिलियन। ये लगभग हुआ 40 अरब रुपया के करीब में। तो सबसे अधिक कमाई इन्होंने 2020 में किया है काइली जेनर ने। इसी लिस्ट में दूसरे स्थान पे है कान्ये वेस्ट। ये अमेरिका के रैपर हैं। इन्होंने कमाई की है 2020 में $170 मिलियन। रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं, इनकी कमाई हुई है और ये तीसरे स्थान पर है। इनकी कमाई हुई है 2020 में $106.3 मिलियन। और चौथे स्थान पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। इनकी कमाई हुई है $105 मिलियन। ठीक है, तो पहले स्थान पे है काइली जेनर। ध्यान रखिए, फोर्ब्स ने इसी साल जून महीने में दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलेब्स की सूची जारी की थी। उसमें एकमात्र भारतीय अक्षय कुमार थे, 52वें स्थान पर थे। लेकिन अब की बार जो फोर्ब्स ने ये सूची जारी की है, इसमें एक भी भारतीय नहीं है। निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार जीता है? 2020 के लिए गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सेल को, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इस्पात के क्षेत्र में पर्यावरण रख रखाव में उल्लेखनीय योगदान के लिए इसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिए, लगातार दूसरे साल सेल ने यह पुरस्कार जीता है। 2019 में भी इस पुरस्कार से सेल को ही सम्मानित किया गया था। और ये पुरस्कार जो है इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा दिया गया है। और अभी हाल ही में मैंने आप सभी को बताया है कि पर्यावरण के क्षेत्र में ही एशिया क्षेत्र के लिए गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार से पॉल सेन टावा को सम्मानित किया गया। और पॉल सेन टावा कहाँ के हैं? म्यांमार के हैं। सेल की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 19 जनवरी 1954 में स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन है अनिल कुमार चौधरी। नेक्स्ट,
ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने 2030 में 21वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ करने की घोषणा की है? तो 2030 में 21वें एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा कतर में। कतर की कैपिटल दोहा में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने इसकी घोषणा की है। हर 4 साल पर एशियन गेम्स का आयोजन किया जाता है। पिछला संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था और 2018 में कहाँ आयोजित किया गया था? इंडोनेशिया में। और अगला संस्करण 2022 में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? वो जान लीजिए। तो 2022 में जो एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा वो 19वां संस्करण होगा। आयोजन किया जाएगा चीन में। चीन के झेजियांग के हांगजू में आयोजित किया जाएगा। और इसका मोट्टो क्या होगा उसे भी ध्यान में रखिए। हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर इसका मोट्टो होगा। और मस्कट की भी घोषणा की गई है, यानी 2022 में जो एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा उसका शुभंकर होगा स्मार्ट ट्रिपलेट्स। वहीं 20वां एशियन गेम्स का आयोजन 2026 में आयोजित किया जाएगा जापान में। जापान के एची के नागोया में। और उसका भी मोट्टो है इमेजिन वन एशिया। वहीं 22वां कतर में 21वां एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा 2030 में। वहीं 22वां एशियन गेम्स का आयोजन 2034 में सऊदी अरब में किया जाएगा, सऊदी अरब के रियाद में। अब यहाँ पे हम बात किए हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, उसके बारे में जानिए। 16 नवंबर 1982 में उसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कुवैत सिटी में है। प्रेसिडेंट है अहमद अल फहद। मोट्टो है एवर ऑनवर्ड। आंसर कतर था। कतर एक खाड़ी देश है, अरब देश है। कैपिटल है दोहा। अमीर तमीम बिन हमाद वहां के अमीर हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल खालिद बिन खलीफा। संसद का नाम है मजलिस अल शूरा और मुद्रा का नाम है रियाल। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने हाल ही में कहां पर नेत्र नामक एक समर्पित अंतरिक्ष परिस्थिति संबंधी जागरूकता नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया? तो इस केंद्र का उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। किसने उद्घाटन किया? डॉक्टर के सिवन ने। डॉक्टर के सिवन कौन है? इसरो के वर्तमान में चेयरमैन है। यहाँ पे नेत्र का फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिए। इसका फुल फॉर्म होगा नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। और ये जो केंद्र है इस केंद्र को डायरेक्टोरेट ऑफ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट के रूप में स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष संपत्ति का संरक्षण करना है। यानी ये केंद्र जो है भारत की अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की निगरानी, ट्रैकिंग और सुरक्षा प्रदान करेगा। इसरो की बात करें तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। चेयरमैन है डॉक्टर के सिवन और मोट्टो है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इंग्लिश में स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। आंसर बेंगलुरु था। ध्यान रखिए बेंगलुरु में 2 प्रमुख आईटी कंपनियों का मुख्यालय भी है। एक इन्फोसिस का और विप्रो का। दोनों का मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत और विश्व बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित देश भर के शहरी और उप शहरी क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के लोगों की सुरक्षा के लिए कितने मिलियन डॉलर की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कोविड-19 से प्रभावित शहरी और उप शहरी क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के लोगों की सुरक्षा के लिए विश्व बैंक ने भारत को $400 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो विश्व बैंक जो है अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि शहरी गरीबों के लिए, ग्रामीण गरीबों के लिए, सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, बिजली के लिए, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के लिए जो है ये बैंक ऋण प्रदान करता है। और अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग अमाउंट होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस लिए विश्व बैंक $400 मिलियन प्रदान करेगा। भारत के शहरी और उप शहरी क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के लोगों की सुरक्षा के लिए, कोविड-19 से सुरक्षा के लिए। ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये जो राशि है $400 मिलियन, इसे एक्सेलरेटिंग इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रेस्पॉन्स प्रोग्राम श्रृंखला की दूसरी सहायता। ये जो है $400 मिलियन ये दूसरी सहायता है, क्योंकि इसके पहले मई 2020 में विश्व बैंक ने $750 मिलियन की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी थी। विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए भारत को ऑलरेडी $2 बिलियन देने की प्रतिबद्धता जताई है। वहीं विश्व बैंक ने अप्रैल 2020 में कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए भारत को $1 बिलियन जारी करने की मंजूरी भी दी थी। विश्व बैंक ने अप्रैल 2020 में दुनिया भर के देशों को 15 महीनों के लिहाज से
$160 बिलियन की आपातकालीन सहायता राशि जारी करने की योजना को मंजूरी भी दी थी अप्रैल माह में। तो ये बैंक जो है भारत को कितना देगा, पूरे विश्व के लिए कितना आवंटित किया है, इन सबको ध्यान में रखिए। वर्ल्ड बैंक का गठन हुआ था जुलाई 1944 में, लेकिन ये प्रभाव में आया था 1945 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और नासा का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं कारमेन रिनहर्ट। एमडी एंड सीएफओ यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं अंशुला कांत। अंशुला कांत भारत की हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? तो ये कदम उठाया है अमेरिका ने। ऑप्शन बी सही उत्तर है। करेंसी मैनिपुलेटर्स का मतलब होता है मुद्रा के विनिमय दर में छेड़छाड़। जैसे कि मान के चलते हैं, आम भाषा में समझे तो $1 बराबर वर्तमान समय में लगभग होता है 74 रुपया। अगर $1 बराबर बताया जाए कि 72 रुपया है वर्तमान समय में, तो इसे ही कहा जाएगा करेंसी मैनिपुलेटर्स। तो ये अमेरिका ने भारत के ऊपर इल्जाम लगाया है और ऐसे 10 देशों की सूची में भारत को भी शामिल कर लिया है। और भी 9 देश हैं जिसे अमेरिका ने इस निगरानी सूची में शामिल किया हुआ है ऑलरेडी। चीन को पिछले साल ही इस निगरानी सूची में डाल दिया था। ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया भी इसमें शामिल हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। वहां के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, 45वें राष्ट्रपति हैं। जो बाइडन 20 जनवरी 2021 को पदभार ग्रहण करेंगे, वो 46वें राष्ट्रपति होंगे। पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति होंगी कमला हैरिस। यहाँ की संसद का नाम है कांग्रेस और मुद्रा का नाम है यूएस डॉलर। अमेरिका और कनाडा के बीच में जो सीमा रेखा है वो 49वीं समानांतर रेखा है, जो कि दोनों देशों को अलग करती है। निम्न में से किस भारतीय को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष बने हैं शशि शेखर वेम्पति। ऑप्शन डी सही उत्तर है। शशि शेखर वेम्पति कौन है? ये वर्तमान समय में भारत में प्रसार भारती के सीईओ हैं और अगले 3 साल के लिए इन्हें एबीयू का उपाध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें, एबीयू जो है ये विश्व का सबसे बड़ा प्रसारण संगठन है। इसका गठन हुआ था 1 जुलाई 1964 को। हेडक्वार्टर मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में है और वर्तमान में अध्यक्ष हैं इब्राहिम एरन। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने 2019 में किस समिति पर लगे बैन को तुरंत प्रभाव से हटा दिया है? तो केंद्रीय खेल मंत्रालय 2019 में एक समिति पर प्रतिबंध लगा दिया था, भारतीय पैरालंपिक समिति पर। अब ये प्रतिबंध जो है हटा लिया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। खराब संचालन के कारण इस समिति पर प्रतिबंध लगाया गया था। भारतीय पैरालंपिक समिति यानी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में पीसीआई के महासचिव हैं चंद्रशेखर जे। केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू। भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन ओलिव लॉन्च किया है? ऑपरेशन ओलिव लॉन्च किया गया है ओडिशा में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। यह ऑपरेशन ओडिशा में लुप्त प्राय ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। तो ओलिव रिडले जो है ये एक कछुआ का नाम है जो ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है और ये लुप्त प्राय प्रजाति है। तो इसी के संरक्षण के लिए ओडिशा में ऑपरेशन ओलिव लॉन्च किया है भारतीय तटरक्षक बल ने। अब सभी को बता दें कि केंद्र सरकार ने सबसे पहले 1999 में ऑपरेशन ओलिव लॉन्च किया था समुद्री प्रजातियों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो आईसीजी ने हाल ही में ओडिशा में इसे लॉन्च किया है। ये जो ओलिव रिडले कछुआ है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है, आप देख सकते हैं, लेपिडोचेलिस ओलिवासेया। ठीक है, आईसीजी की बात करें यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, 18 अगस्त 1978 में स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं कृष्णा स्वामी नटराजन और मोट्टो है आईसीजी का वयम रक्षामा यानी वी प्रोटेक्ट। अब आंसर था ओडिशा। यहाँ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, जैसे कि यहाँ की सरकार ने हाल ही में सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया है
अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। सेचा समाधान ऐप किसानों के लिए, गो स्विफ्ट पोर्टल इंडस्ट्रीज के लिए लॉन्च किया गया है। वहीं हाल ही में अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें ओडिशा पहले स्थान पर है। जनजातीय छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भी ये पहला राज्य है। और सरकारी भूमि के संरक्षण के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग करने वाला भी ये पहला राज्य है। बलराम योजना, मो सरकार अभियान यहीं की सरकार ने शुरू की है। ओडिशा जो राज्य है इसकी सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। भुवनेश्वर राजधानी है, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल। एस मुरलीधर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं और यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पर है? कटक में है। जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। राजकीय पशु सांबर हिरन, राजकीय पक्षी नीलकंठ, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय फूल अशोक, ओडिसी सवारी पैंका, मुरारी तथा घुमुरा और आया यहाँ के लोक नृत्य हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिर माथा नेशनल पार्क, बालूखंड कोणार्क वन्यजीव अभयारण्य, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य, कोटागढ़ वन्यजीव अभयारण्य, नंदन कानन वन्यजीव अभयारण्य तथा लखारी वैले वन्यजीव अभयारण्य और सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये सारे के सारे ओडिशा में है। हीराकुंड डैम महानदी पर, मंदिरा डैम शंख नदी पर, इंगाली डैम ब्राह्मणी नदी पर है। जुआंग, खरिया, चेंचू तथा सोंड यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 2023 में 15वें मेंस हॉकी विश्व कप कहां आयोजित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 2023 में जो 15वां मेंस हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा उसे ओडिशा में आयोजित करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, तो ये 15वां मेंस हॉकी विश्व कप का आयोजन होगा जो कि ओडिशा में आयोजित किया जाएगा। हर 4 साल में एक बार इस विश्व कप का आयोजन किया जाता है। पिछला संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था, कहां पर? ओडिशा में ही। इस तरह से लगातार दूसरी बार इस विश्व कप का आयोजन जो है ओडिशा में किया जाएगा। 2022 में आयोजित किया जाना था, लेकिन 1 साल के लिए इसे स्थगित करके 2023 तक डेट बढ़ा दिया गया है। इस टूर्नामेंट का आयोजन जो है ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में और वहां के राउरकेला में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात करें तो इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 में की गई थी। हेडक्वार्टर ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट है नरेंद्र ध्रुव बत्रा और CEO है थेरी विल। नेक्स्ट, UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने कितने लोगों को साल 2020 के लिए चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया है? तो UNEP ने कुल 6 लोगों को इस बार चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। आपको बता दें ये जो पुरस्कार है चैंपियंस ऑफ अर्थ, ये UNEP का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। इन लोगों के नाम जान लीजिए जो लोग इस पुरस्कार के विजेता बने हैं। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में ये अवार्ड दिया गया रॉबर्ट डी बुलार्ड को, ये अमेरिका के हैं। विज्ञान और नवाचार श्रेणी में डॉक्टर फेबियन लोएंज को ये पुरस्कार दिया गया, ये जर्मनी के हैं। वहीं इंस्पिरेशन एंड एक्शन श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया निमांटे नेनक्यूमो जो कि इक्वाडोर के हैं और याकोबा सौदोगो ये बुर्किना फासो के हैं। तो 2 लोगों को इंस्पिरेशन एंड एक्शन श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। वहीं पॉलिसी लीडरशिप श्रेणी में फ्रैंक बैनिमारामा को यह पुरस्कार दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि फ्रैंक बैनिमारामा किसी देश के प्रधानमंत्री हैं, फिजी के प्रधानमंत्री हैं, तो इन्हें चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एंटरप्रेन्योर विजन श्रेणी में यह पुरस्कार मिंडी लुबेर को दिया गया है, ये अमेरिका के हैं। UNEP की बात करें तो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। 5 जून 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसी अवसर पर हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर केन्या की कैपिटल नैरोबी में है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंगेर एंडरसन। स्पाइस मनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो स्पाइस मनी जो है ये DG स्पाइस टेक्नोलॉजी की सब्सिडियरी है। इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभिनेता
सोनू सूद। ऑप्शन सी सही उत्तर है। सोनू सूद से रिलेटेड एक दो करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हाल ही में, जैसे कि इनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। तो इन्होंने ये अपनी आत्मकथा लिखी है और इस पुस्तक के सह लेखक हैं मीरा के अय्यर। यानी सोनू सूद ने मीरा के अय्यर के साथ मिलकर इस पुस्तक की रचना की है, जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है। और हाल ही में सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकॉन भी बनाया गया है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने पंजाब में चुनाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इन्हें पंजाब का स्टेट आइकन बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब पिछले क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए, पार्थिव पटेल। दूसरा क्वेश्चन था, एनटीपीसी ने नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन डी, IIFM भोपाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल के साथ समझौता किया।